कौन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। 2 मिनट वेट करते हैं ज्वाइन होने का सभी का। चलिए स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 13 स्टूडेंट्स ही मुझे दिख रहे हैं। लास्ट क्लास में तो अराउंड 27-28 थे। क्या डिस्कस कर लिया था हमने, कौन बताएगा मुझे? क्या चल रहा था लास्ट क्लास में?
कितनों को मालूम है? बताइए जल्दी। बताइए जल्दी। कौन बताएगा मुझे लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? यस और नो तो बोलिए। कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? सर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम पे डिस्कशन किया था और उसके बाद में उसके डिफरेंट टूल्स पे डिस्कशन किया। क्या देखा था हमने? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई लास्ट क्लास में आप लोग बताओगे नहीं कि क्या पढ़ा था, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको यही याद नहीं है कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, तो फिर हम आगे क्या पढ़ें? बताइए। इजी सब्जेक्ट नहीं है कंपाइलर कि आप लोग एक दिन पहले एग्ज़ाम के निकाल के पढ़ लोगे और हो जाएगा। बताइए। मैं अभी पीपीटी शेयर नहीं करूँगा जब तक आप लोग बताओगे नहीं क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। 3 से 4 बच्चे कम से कम मुझे बताएं। मेरी क्लास थोड़ी सी आपको डिफरेंट रहेगी बाकी क्लासेस से। मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए। मैं रोज़ आके पीपीटी शेयर करके आगे का टॉपिक जब तक नहीं पढ़ाऊँगा जब तक आप मुझे पुराना टॉपिक रिवाइज नहीं कराओगे। जल्दी से बताओ क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में या अभी तक क्या पढ़ा है? रोहित आप प्रेजेंट थे ना लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था? सर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा था और उसके अंदर डिफरेंट टूल्स पढ़े थे। कौन कौन से? सर लिंकर, लोडर, क्रॉस कंपाइलर और सोर्स टू सोर्स कंपाइल। ये वैसे लास्ट क्लास में नहीं, ये लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है चलो, फिर भी थोड़ा याद है। आस्था आप बताइए क्या पढ़ा था? सर उसके टाइप्स देखे थे, उसके 2 टाइप्स अपन ने उसको उस दिन देखे। यस, कौन कौन से? किसके 2 टाइप्स देखे थे हमने? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आस्था बोलो, आप सही बोल रहे थे। अभिनव, हेलो। हाँ आस्था बोलो। यस सर, अपन ने उसके 2 फेजेस देखे थे सर, कंपाइलर आर्किटेक्चर एनालिसिस फेज देखा था और सिंथेसिस फेज देखा था। ठीक है। और कौन उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखा था, लाइक उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके सब टॉपिक्स वगैरह ही देखे। और कौन बताएगा? इतनी देर में तो आप लोग व्हाट्सएप पे पीपीटी निकाल के भी देख सकते थे। ऐसा नहीं क्या करते हैं बच्चे आजकल। बाकी चीज़ों में तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, है ना, लेकिन पढ़ने के मामले में हम सब पीछे रह जाते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है? स्क्रीन शेयर हो गई है सभी के साथ? यस सर। एक बार सभी वीडियो ऑन करें।
एक बार मुझे सभी वीडियो ऑन करके दिखाएं कितने लोग कनेक्टेड हैं, एक्चुअल प्रेजेंट कितने लोग हैं। जल्दी से ऑन करें फटाफट, इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी 10 मिनट वेस्ट हो चुके हैं हमारे लेक्चर के। देवांश, अंकुश, अभिनव, मुस्कान, वीडियो ऑन करें जल्दी। ठीक है चलिए, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास से। लेकिन आप लोग अगर मेरी क्लास में आ रहे हैं, मैं किसी से भी रैंडमली पूछ लूँगा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के आए नेक्स्ट क्लास के लिए, जो पिछली क्लास में पढ़ाया है उसको, ठीक है। और मैं वेटिंग रूम भी इनेबल करूँगा नेक्स्ट टाइम से। आज मैं परमिट कर दे रहा हूँ, जो बच्चे 10 मिनट के बाद आएंगे मैं उनको एडमिट नहीं करूँगा, आज मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक बेसिकली, मैं फिर से वापस से पीपीटी स्टार्टिंग से बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें वो टूल्स नहीं है ना, इस वाले टूल्स और हमारी दूसरी पीपीटी में है। तो कुछ हमने टूल्स डिस्कस करे थे, लिंकर लोडर वगैरह, है ना, वो आप लोग एक जो लेक्चर 1 वाली पीपीटी मैंने आप लोगों को शेयर की थी उसमें देख लीजिए। फिर उसके बाद हमने ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये देखा था हमने, ये क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन जो चीज़ हमने देखी थी, इट वाज फेजेस ऑफ कंपाइलर के, डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं, है ना। तो हमने इसको बेसिकली 2 फेज में डिवाइड किया था। होते तो बहुत सारे फेज है, लेकिन उन्हीं सारे फेजेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है हमारा एनालिसिस फेज और दूसरा होता है हमारा सिंथेसिस फेज। एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं, एनालिसिस पार्ट ब्रेक्स अप द सोर्स प्रोग्राम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पीसेस। क्या करता है, जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम में किसको बोल रहा हूँ, जो हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़र ने लिखा है, ठीक है। जो आप सी का प्रोग्राम लिखते हो, C++ का प्रोग्राम, जावा, है ना, किसी भी लैंग्वेज में आप एक सोर्स प्रोग्राम लिखते हो विच इज़ इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ सोर्स प्रोग्राम। इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पीसेस, अलग अलग पीसेस में ब्रेक करने का क्या मतलब है, हम उसको डिफरेंट टोकन्स में लिखते हैं जिसको कि हम लेक्सिकल एनालाइज बोलते हैं। फिर उसका सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर उसका सिमेंटिक चेक करते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेकिंग अप द सोर्स प्रोग्राम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट pieces and creates an intermediate representation of the program। तो इसका हमने एग्जांपल एक स्टार्ट कर दिया था, वो मैं अभी आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्सिकल एनालिसिस फेज में टोकन्स में हम डिवाइड करते हैं। ये हाई लेवल जो सोर्स प्रोग्राम है, इस पर हम सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइज करेंगे, फिर सिंटेक्स एनालाइज करेंगे और फिर सिमेंटिक एनालाइज करेंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस फेज, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिसिस फेज के बाद हम क्या करते हैं, कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने से क्या होता है कि एक हम फाइनल कोड जनरेट नहीं कर रहे, एक इंटरमीडिएट कोड हमने जनरेट कर दिया कि इस पर्टिकुलर सोर्स प्रोग्राम को हम मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए ये प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं इस तरह से। फिर उस कोड को वापस से हम थोड़ा सा चेक करते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेट के बाद फिर हम चेक करते हैं और उसको क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इट इज नोन एज कोड ऑप्टिमाइजर फेज। कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेशन, इन दोनों फेजेस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। तो ये है हमारा एनालाइज फेज, एनालिसिस फेज, ठीक है, और दूसरा हमारा है सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। एक एग्जांपल लेते हैं, लिया था हमने, जैसे ये लेक्सिकल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे एक मेरा सिंपल एक लाइन का लिखा हुआ है मैंने, सिंपल सा है कि पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60। एक सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन है, मैंने किसी प्रोग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि पोजीशन इज इक्वल टू, आप इसको सिंपल जो आपकी सी में लिखते हो, A = B + C ×
कोई भी नंबर लिख रखा है, या a इक्वल टू b प्लस सी इंटू डी, ठीक है। वो नंबर इसलिए लिया है ताकि आप डिफरेंट टोकन को समझ पाओ, एग्जाम्पल में नंबर इसलिए लिया है, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस में हम एक सिंपल एक लाइन लिखी हुई है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यस सर। सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यस ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिकली कंपाइलर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, टू ट्रांसलेट ए सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एक सोर्स प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है इनटू इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम विच इज़ इन मशीन लेवल लैंग्वेज। हमें क्या करना है, हमारे एक सोर्स प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो सोर्स प्रोग्राम जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में है, उसे टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है या ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और टारगेट प्रोग्राम किस लैंग्वेज में होना चाहिए, मशीन लेवल लैंग्वेज, जो बाइनरी 0101 इस फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारे कंपाइलर का टास्क है। कंपाइलर उस टास्क को अचीव कैसे करता है, यूजिंग डिफरेंट फेजेस, ठीक है। उसमें दो फेजेस होते हैं, एनालिसिस फेज एंड सिंथेसिस फेज। फिर फर्दर हमने एनालिसिस फेज को 3 फेज में डिवाइड किया, विच इज लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस एंड सेमेंटिक एनालिसिस, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, एनालिसिस फेज में लेक्सिकल एनालिसिस करेगा, सिंटेक्स एनालिसिस करेगा, फिर सिमेंटिक एनालिसिस करेगा, और इसी ऑर्डर में करेगा। ऐसा नहीं कि पहले सिंटेक्स कर लिया और बाद में लेक्सिकल, पहले से लेक्सिकल एनालिसिस होगा, फिर सिंटेक्स एनालिसिस होगा, फिर सिमेंटिक एनालिसिस होगा, और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होगा। देन द नेक्स्ट फेज विल बी सिंथेसिस फेज, इन विच वी विल ऑप्टिमाइज द इंटरमीडिएट कोड विच इज जनरेटेड। मतलब सिंथेसिस फेज को एज ए इनपुट हम क्या देंगे, इंटरमीडिएट कोड, और वो उस कोड को ऑप्टिमाइज करेगा और फाइनल कोड जनरेट करके देगा। क्लियर है सर? सर वेटिंग रूम में बच्चे हैं सर, आज उनको एडमिट कर बच्चों दीजिए को ना। 20 मिनट बाद मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। लास्ट सर, के एक दो का डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से वो बाहर हो गए। नहीं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेक्चर के टाइम पे आप नेटवर्क कनेक्शन इंश्योर करें, क्योंकि आपको मालूम है रोज लेक्चर लगना है। कई बार क्या होता है, बच्चे 5 मिनट में आके अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं ज्वाइन करके, इसलिए मैं मेरी क्लास में वेटिंग रूम इनेबल रखूँगा आफ्टर 10 और मेरा 15। डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, बट आप ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें कि नेटवर्क में रहे, यस। क्योंकि कई बार कुछ बच्चे, ठीक है मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं आखिरी 10 मिनट में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम लास्ट में लेते हैं, बट अभी मैंने ले लिया है ऑलरेडी और एक लास्ट में लूँगा, ठीक है। चलिए इस बाद में करेंगे ये सब बातें, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट क्या करेगा, ये जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ ये सिंथेसिस फेज के लिए एज ए इनपुट काम करेगा। सिंथेसिस फेज में हम इस इंटरमीडिएट कोड को पहले ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज किस बेसिस पे करेंगे, बहुत बार डिस्कस कर लिया ये, किन दो फैक्टर पे ऑप्टिमाइज करेंगे हम कोड को, कौन बताएगा? सर सर स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के उससे, तो बिल्कुल, कितनी मेमोरी लेगा और कितना रन टाइम लेगा। हाँ बिल्कुल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, आई मीन रैम एंड रोम, कितना उसको मेमोरी चाहिए रन होने के लिए और कितना उसको स्टोरेज चाहिए, कितना उसको स्पेस चाहिए स्टोरेज के लिए, ठीक है। 10 MB का अगर मेरा कोई 10 MB एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 MB का अगर मेरा कोड है तो उसको रन होने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, है ना, और 10 MB है तो 10 MB उसको स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं उस कोड को, मान लो 10 MB के कोड को 8 MB का कर सकता हूँ, थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन एडजस्ट करके विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कोड, है ना। हम यहाँ पे ये ध्यान रखिए, कंपाइलर केवल ट्रांसलेट करता है, चेंज नहीं करता है कोड में, है ना। आप सी का प्रोग्राम आप सभी लोगों ने बनाया है टर्बो सी पे, तो टर्बो सी में जब आप कंपाइल करते हो
तो वो क्या करता है, आपका कोड को चेंज नहीं करता है, सिर्फ कंपाइल करता है, ठीक है, और उसको बस ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज। इट डज नॉट चेंज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कोड, लॉजिक चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑप्टिमाइज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड टाइम रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम, और फाइनल कोड फिर जनरेट करेगा। इसमें भी मैंने एक दिया था आपको कि डिपेंड्स ऑन कंपाइलर के फाइनल कोड कैसा जनरेट होता है। वो हो सकता है कि असेंबली कोड जनरेट करके दे, है ना, और कुछ कंपाइलर डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जनरेट करके देते हैं फाइनल। अगर वो असेंबली कोड जनरेट करके देता है तो फिर हमें एक और असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी उस असेंबली कोड को फाइनल मशीन लेवल कोड जनरेट करने के लिए। ये चीज़ क्लियर है सभी को? क्लियर है तो आगे बढ़े। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। एक में सिंपल सा एग्जांपल आपको मैंने पहले भी लिया है क्लास में। एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे माय नेम इज रोहित, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है ना, ये यूज़र ने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आपको इसको मशीन में एग्जीक्यूट करना है, तो आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज के एक सिंपल सी लाइन को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी तरीके से जो हम लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इनटू 60। तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, सारे जो भी इसमें वर्ड्स हैं, दूसरे सिंबल्स हैं, है ना, जैसे जो भी सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, उनको क्या करेगा, ग्रुप करेगा। किसमें ग्रुप करेगा, टोकन्स में। टोकन्स क्या होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ जो भी सिंबल्स हैं उनको एक टोकन में हम ग्रुप करेंगे। जैसे पोजीशन क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया। जो भी आप वेरिएबल लेते हो आपके प्रोग्राम में, आप उनको आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इक्वल टू, प्लस, ये सब ऑपरेशन सिंबल है, ठीक है। इस एग्जांपल में इन्होंने असाइनमेंट सिंबल लिखा हुआ है, प्लस सिंबल, बेसिकली हम उनको क्या बोलेंगे, ऑपरेशन सिंबल्स, ठीक है। इक्वल टू, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, ऑपरेशनल सिंबल्स हैं, ठीक है। और जितने भी वेरिएबल्स हैं या अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर रहे हो उनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। तो जैसे पोजीशन यहाँ पे आइडेंटिफायर है, इनिशियल आइडेंटिफायर है, रेट आइडेंटिफायर, ठीक है। इक्वल टू को इन्होंने असाइनमेंट सिंबल लिखा है, प्लस को प्लस सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल। दीज आर बेसिकली ऑपरेशनल सिंबल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम और इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। एंड व्हाट इज 60? 60 एक नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को 3 टोकन में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफायर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो लेक्सिकल, अब यहाँ राइट में देखिए आप क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने लेक्सिकल एनालिसिस फेज के बाद इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में, ID1 आइडेंटिफायर 1 इक्वल टू आइडेंटिफायर 2 प्लस आइडेंटिफायर 3 इंटू 60। So after lexical analysis, this will be the immediate output of that particular program. तो फर्स्ट फेज के बाद ये आउटपुट आपको मिलेगा। अब ये जो आउटपुट निकला है, ये नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो अब सिंटेक्स एनालिसिस में क्या होगा, सिंटेक्स एनालिसिस को हम पार्सिंग भी बोलते हैं या हायरार्किकल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो आगे जब आप पढ़ोगे LR पार्सिंग, LA-LR पार्सिंग, LL पार्सिंग, तो these are all the techniques used for syntax analysis, ठीक है। तो सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, कोड का एक एक लाइन चेक करेगा। अगर आपके कोड में 10 लाइन है तो हर लाइन को चेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए ID1, ये जो लेक्सिकल एनालिसिस का फेज था, उसके बाद ये था आउटपुट, ये सिंटेक्स एनालिसिस के लिए इनपुट का काम किया। सिंटेक्स एनालिसिस में उसने क्या किया, एक ट्री का फॉर्म कर दिया। क्या करता है, एरर फ्री अगर होता है कोई कोड तो वो क्या करेगा, फिर एक ट्री जनरेट करेगा। ट्री में बेसिकली हम कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ जो रूट पे रहेगा, रूट पे बीच में एक सिंबल रहेगा, जो भी, जैसे ID1 था तो मैं लेफ्ट साइड में ID1 इक्वल टू, और इधर क्या है, ये इसको 2 ऑपरेशन कंसिडर करेगा। जैसे ID1 A है और इस ऑपरेशन के बाद यहाँ क्या है, इसको पूरे को B, तो ये A प्लस के साइड में क्या आ गया, B, फिर B को फर्दर डिवाइड कर दिया उन्होंने, उसका रूट सिंबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे ID3 और 60।
इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है इसको समझना। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया कि ट्री कैसे बनाया हमने इसका। सभी को क्लियर है? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बेसिकली सिंटेक्स में हम सिंटेक्स का चेक करेंगे कि सिंटेक्स सही लिखा है कि नहीं। जैसे कई बार आपको सी प्रोग्राम आप कंपाइल करते हो तो सेमीकोलन नहीं लगाया है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने कोई नंबर या कोई डेटा टाइप गलत, जैसे अभी वो हम आगे देखेंगे सिमेंटिक एनालिसिस में। जैसे अब ये वाला आउटपुट जनरेट हुआ सिंटेक्स एनालिसिस फेज में कि एक ट्री जनरेट हुआ, ठीक है। अब सिमेंटिक एनालिसिस फेज में क्या देखेगा वो, इट डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ ए सोर्स स्ट्रिंग, कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सिमेंटिक में, मैचिंग ऑफ पैरेंथेसिस, कि भाई ओपनिंग ब्रैकेट लगाया तो क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया कि नहीं, इफ एल्स स्टेटमेंट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर, बट ये बेसिक ऑपरेशन तो वो परफॉर्म करता ही करता है, ठीक है। परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट आर टाइप कंपैटिबल। टाइप कंपैटिबल का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, उसका आउटपुट मान लो पॉइंट में आएगा, मतलब आपका जो डेटा टाइप है वो कैसा होना चाहिए, फ्लोट में, लेकिन आपने उसको डिक्लेयर किस में कर रखा है, इंट में, तो आपको उसको इंट टू फ्लोट या इंट टू रियल डिक्लेयर करना पड़ेगा, या उसको विद इन द प्रोग्राम उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। ये सभी ने किया होगा मेरे ख्याल से, किया है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? नो सर। हाँ या ना तो बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये क्या बोल रहा है, जब आइडेंटिफायर 3 से 60 मल्टीप्लाई होगा तो हमें एक रियल वैल्यू लगेगी, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप 60 को रियल में कन्वर्ट करिए, तो ये 60 क्या होगा, इंटीजर से पहले रियल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 60.0। फिर जो भी आइडेंटिफायर 3 की वैल्यू होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इधर जाके प्लस होगी। दीज आर द बेसिकली, एक ये इस एग्जांपल के लिए ये एप्लीकेबल है, हो सकता है किसी में नहीं हो, या हो सकता है किसी में इससे ज़्यादा ऑपरेशन लग रहा है, बट बेसिकली सिमेंटिक एनालिसिस क्या इंश्योर करेगा कि जो भी मीनिंग ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। फिर मैं फिर से वापस से ये तीनों चीज़ें एक एग्जांपल लेकर आपको, जो आप हमने इंग्लिश ग्रामर का एक एग्जांपल लिया था कि माय नेम इज़ राहुल, ठीक है। तो हम इसको किस टोकन, माय नेम इज़ राहुल एंड माय एज इज़ 20, तो हम इसको डिफरेंट टोकन्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल वर्ड, स्मॉल लेटर वर्ड और नंबर, ठीक है। और अगर कोई कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हमने लगाया है तो वो दूसरा टोकन बन जाएगा। तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में बेसिकली क्या होगा, जो सेंटेंस हमने लिखा है सिंपल सा, उसको डिफरेंट टोकन्स में हम सेपरेट कर लेंगे या ग्रुप कर लेंगे। सिमेंटिक में मैं क्या चेक करूंगा, क्या ग्रामेटिकली मतलब प्रॉपरली लिखा है कि नहीं। जैसे माय इज राहुल नेम, जो भी थोड़ा बहुत ग्रामर का मिस्टेक, तो सिंटेक्स प्रॉपरली नहीं लिखा है एज पर इंग्लिश लैंग्वेज, या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है ना, नेम में आपने NME लिख दिया, ए लगाना भूल गए, तो सिंटेक्स एनालिसिस फेज आपको एरर बताएगा कि नेम की स्पेलिंग गलत है। माय में आपने MY की जगह MI लिखा है तो सिंटेक्स आपको एरर देगा, सिंटेक्स एनालिसिस फेज कि आपने ये पर्टिकुलर चीज़ गलत लिखी हुई है, इसका सिंटेक्स गलत लिखा हुआ है। क्लियर है? ये चेक हुआ। फिर उसके बाद सिमेंटिक क्या चेक करेगा, जैसे माय नेम इज स्टोन या कुछ भी है ना, हमने टेबल चेयर का एग्जांपल, तो क्या किसी पर्सन का नेम टेबल या चेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सिमेंटिक एनालिसिस फेज में हम एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ढूंढेंगे कि क्या वो एक्चुअल मीनिंग सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आप बताना चाह रहे हो किसी पर्सन का नाम,
तो किसी पर्सन का नाम इस तरह से हो सकता है क्या? सिमेंटिक एनालिसिस फेज में एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या वो उसको चीज़ को सेटिस्फाई। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कंपाइलर में हम चीज़ें किस चीज़ का मीनिंग देखेंगे? जो हमने कोड लिखा है, जो उसमें हम इनपुट दे रहे हैं, वो चीज़ें टाइप कंपैटिबल है कि नहीं, है ना, उसमें मैचिंग ऑफ पैरेंथेसिस हो रहा है कि नहीं, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सारा हमारे लिए सिमेंटिक एनालिसिस होगा। तो ये पूरा, ये तीनों फेज मिलकर हमारे क्या कहलाएंगे? एनालिसिस फेज। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब ये तीनों फेज के बाद अब क्या होगा? इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा। इंटरमीडिएट कोड जनरेट में के फेज में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखना है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के लिए? इट शुड बी इजी टू प्रोड्यूस एंड इजी टू ट्रांसलेट इनटू टारगेट प्रोग्राम। हमें क्या करना है? इसको इजी रखना है। क्या रहे कि इजीली प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं है कि उसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसको हमें इजी करना है और ऐसा इजी करना है कि बाद में भी उसको सिंथेसिस फेज में ट्रांसलेट करने में इजी रहे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, ये जो था तो इसको तीन तीन नेम दे दिए। जैसे T1 क्या हो गया? जो आप इंटू रियल 60 को कन्वर्ट कर रहे थे। T2 क्या हो गया? ID3 इंटू T1। फिर अगेन T3 क्या हो गया? T2 प्लस ID2 और ID1 की वैल्यू, ये सारा कंबाइन होकर क्या हो गया? T3। तो हम क्या करें? उसी जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करके प्रॉपर करके हमने एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ईच ऑफ विच हैज एट मोस्ट 3 ऑपरेंड। उसमें 3 से ज़्यादा ऑपरेंड नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इधर ऑपरेंड आपको कितने दिख रहे हैं? एक T3 वाला, थर्ड लाइन आप देखिए ये वाली, T3 इक्वल टू T2 प्लस ID2, है ना। उसमें मल्टीपल जो भी आपका, जैसे इस एग्जांपल में तो कम थे, कोई ऐसी लाइन हो सकती है जिसमें 5 से ज़्यादा ऑपरेंड हो, तो आपको ऐसा करना है उसको इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है। बेसिकली इंटरमीडिएट कोड में हम इस तरह से कोड को जनरेट करें। क्लियर है? फिर नेक्स्ट फेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करेंगे? दो लाइन को एक लाइन में, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? T1 इक्वल टू इंटू टू रियल एंड T2 इक्वल टू ID3 इंटू T1। तो उन्होंने क्या करा? T1 की वैल्यू के लिए डायरेक्ट ID3 इंटू 60.0, मतलब यहीं पे ही उसको कन्वर्ट कर दिया और यहीं पे ही उसको इसके साथ दो लाइन को एक लाइन में हमने लिख दी। या आप कर सकते हो जैसे इंट A इक्वल टू 1 करते हो आप डिक्लेयर, फिर नेक्स्ट लाइन में इंट B इक्वल टू 2 डिक्लेयर करते हो। आप चाहो तो इंट A इक्वल टू 1 कॉमा B इक्वल टू 2 भी डिक्लेयर कर सकते हो एक ही लाइन में। कर सकता हूँ कि नहीं ऐसा मैं? यस और नो, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में हमें कोशिश करना है कि मैं इस तरह से कोड को ऑप्टिमाइज करूं कि एग्जीक्यूशन मेरा फास्टर हो सके और लेस कंजप्शन ऑफ मेमोरी। दो चीज़, ठीक है। बेसिकली हमें बस हमारे इंटरमीडिएट कोड को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है बस। अगेन ये ध्यान में रखना है हमें कि उसका कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं ओरिजिनल प्रोग्राम को, हम चेंज नहीं कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम। क्लियर है? और फिर इसके बाद मशीन इंस्ट्रक्शन में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। अब ये वाला जो फेज है ये डिपेंड करेगा डिफरेंट कंपाइलर के ऊपर कि यहीं पे हम इसको इस वाले कोड के बदले आपको ऐसा कोड भी डायरेक्टली मिल सकता है 0110 मतलब डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कंपाइलर कैसा है। ये वाला जो नीचे लिखा है कोड जनरेशन के नीचे, ये असेंबली कोड, और ये वाला कोड क्या है? डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज कोड है जो कि बाइनरी में है। ठीक है, तो
कई बार कंपाइलर यहाँ से कोड जनरेशन डायरेक्टली इस तरह से भी कर देगा। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं जगह आपको डायरेक्ट कोड जनरेशन 0101 के फॉर्म में भी मिल सकता है और कहीं पे कोड जनरेशन इस फॉर्म में भी मिल सकता है। ये वाला जो फॉर्म है जिसमें असेंबली कोड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। फिर इसको फर्दर कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ कंपाइलर में इनबिल्ट असेंबलर होते हैं तो वो डायरेक्टली मशीन लेवल कोड जनरेट करके देते हैं कोड जनरेशन फेज के बाद। क्लियर है ये चीज़ सभी को? क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर तो अब इन्हीं सारे फेजेस को आगे हम, जैसे आपने सभी ने कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ा है ना, Yes, sir. तो उसमें आपने OSI मॉडल पढ़ा था, डिफरेंट लेयर्स पढ़े थे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, है ना। फिर आपने उन पर्टिकुलर लेयर्स के फिर डिटेल में पढ़ा था, जैसे डेटा लिंक लेयर क्या करता है, फ्रेमिंग करता है, एरर कंट्रोल करता है ना, फ्लो कंट्रोल करता है। फ्रेमिंग के डिफरेंट मेथड्स आपने पढ़े होंगे, एरर कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि नहीं, चेकसम मेथड, डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। इसी तरीके से कंपाइलर में भी हमारा सब्जेक्ट इसी तरीके से बाइफरकेटेड। अभी हमने डिफरेंट फेजेस देखे हैं, अब हम आगे इन्हीं को कैसे करना है आगे की यूनिट्स में। लेक्सिकल एनालिसिस हमने देख लिया, टोकन्स में सेपरेट करना है, लेकिन अब उसको कैसे करना है, कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे। सिंटेक्स एनालिसिस हमें मालूम है कि सिंटेक्स चेक करना है लाइन का, लेकिन उसको करना कैसे, कौन सी टेक्निक्स में यूज़ करूँगा, कौन सी एल्गोरिथम्स में अप्लाई करूँगा उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। तो वो डिफरेंट फेजेस में जो टेक्निक्स, जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हम यूज़ करेंगे वो हम डिटेल में अब आगे देखेंगे। क्लियर है सभी को? यस और नो? क्लियर है Yes, सबको? sir. Yes, sir. ठीक, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कंपाइलर का, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कैसे करता है ना, कितने फेजेस होते हैं ये हमने देखा। ठीक है, मैं इसकी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको रेफ़र कर लें नेक्स्ट लेक्चर के पहले। लेकिन सभी इसको पढ़ के आएँ, एक बेसिक ओवरव्यू सभी को होना चाहिए, व्हाट इज़ कंपाइलर, है ना, और कंपाइलर के फेजेस क्या होते हैं। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए अटेंडेंस के लिए। हर लेक्चर में हूँ। हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अब आगे का टॉपिक देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा, इसमें हमने टाइप्स ऑफ कंपाइलर भी देख लिए ना, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्सिकल एनालिसिस के डिफरेंट टेक्निक्स कैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू अच्छा, आप सर। नोट कर रहे हो अटेंडेंस? यस सर। ठीक, मैं शीट आपके साथ शेयर की हुई है ना। यस। ओके, चलिए, थैंक यू।